नमस्कार। केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लासों में मैं भरत कोराणा हिंदी साहित्य के रीतिकाल में आपका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे रीतिकाल की कुछ मूल विशेषताएं, इसके नामकरण, इसका समय काल क्या रहा, किस प्रकार से रहा, उसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना कि रीतिकाल का जो समय है वो इस प्रकार से रहेगा। भाई देखो, 1050 से 1375 विक्रमी और 1375 से 1700 विक्रमी, ठीक है, और 1700 से 19, ठीक है, और 1900 से वर्तमान। तो ये वाला जो काल है, कौन सा, ये काल, इसको हम रीतिकाल के अंदर डालेंगे आचार्य शुक्ल जी, ठीक है। इसको हम आदिकाल कहेंगे, इसको हम पूर्व मध्यकाल कहेंगे। मध्यकाल के दो भाग हो जाएंगे, और इसको हम इसको तो कहेंगे पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल के पहले का, और इसको कहेंगे उत्तर मध्यकाल। तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो उत्तर मध्यकाल भी, ठीक है सर। इसको मिश्र बंधुओं ने, किन्होंने, मिश्र बंधुओं ने, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक रचना लिखी, उन्होंने इनको किस नाम से जाना, विश्व बिहारी जी ने किस नाम से जाना, उनके बारे में हम देखते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद करके एक सिद्धहस्त साहित्यकार हुए, विश्वनाथ प्रसाद, हिंदी के विराट पुरुष हुए। इन्होंने इसको श्रृंगार काल के नाम से जाना। किस नाम से जाना? रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल। अब दूसरी बात यह है कि इसका खंडन इसलिए किया जाता है, हम इसको पूर्ण श्रृंगार काल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके अंतर्गत भूषण जैसे रचनाकार भी हुए, जिन्होंने वीर रस के रचनाएं लिखी। भूषण जैसे, जिसको आप भूषण को जैसे आपने सुना होगा, तो साज चते रंग चैन अंग में उमंग धरे चरसा शिवाजी चंद्र जीतन चलत है, तो वो भूषण भी हुए। तो इनके लेखनी में वीर रस का फूट था। कौन से रस का? वीर रस। तो हम ये दावा नहीं कर सकते, या फिर विश्वनाथ प्रसाद जी का जो मत है कि केवल श्रृंगार काल, तो वो नहीं कह सकते। क्योंकि अगर केवल श्रृंगार काल कहेंगे तो वीर रस कहाँ जाएगा? वीर रस की जो रचना है भूषण जी ने लिखी, ठीक है, तो वो इसमें सम्मिलित है, इसलिए इनका मत खंडित किया गया, ठीक है। दूसरे इसमें आ जाएंगे मिश्र बंधु, जो मैंने भी बताया था। मिश्र बंधु तीन भाई हैं, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक रचना भी लिखी। इन्होंने इसको अलंकृत काल कहा। क्या कहा? अलंकृत। अलंकारों का बोलबाला था, ठीक है, तो इसको अलंकृत काल के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग संज्ञा दी, ठीक है, और इसलिए इसको रीतिकाल कहा गया। और दूसरी विशेषता इसकी यह रही कि इसका जो ईस्वी में अगर देखें तो 1643 से 1843 तक का जो पीरियड है, 1843 तक 1643 से ये जो काल है ये रीतिकाल का रहा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये ईस्वी के अंदर सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है सर। ये रीतिकाल का जो समय है। आगे चलेंगे हम। अब इस रीतिकाल में केवल रीति का मतलब, इसमें अलंकारों के ऊपर तो ध्यान दिया ही गया, पर इतना नहीं दिया गया। इसके अंतर्गत श्रृंगार रस के ऊपर बातें की गई, ठीक है, पर पूर्ण रूप से नहीं। इसके अंतर्गत वे महान सिद्धहस्त कवि हुए, जिन्होंने प्रेम को अपनी लेखनी का विषय बनाया, जिन्होंने प्रेम के ऊपर लिखा। अब रीति शब्द की जो उत्पत्ति है, किसकी? रीति शब्द की, वो क्या है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या मानते हैं, कौन क्या मानते हैं, उसके बारे में देखते हैं। रीति का मतलब होता है काव्यांग विशेष। क्या होता है? काव्यांग विशेष। तो ध्यान से पढ़ेंगे। काव्यांग का मतलब होता है काव्य का अंग। काव्यांग का मतलब होता है काव्य का अंग, काव्य का अंग। काव्यांग विशेष के लिए इस रीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है आचार्य वामन। आचार्य वामन बहुत बड़ा नाम है और संस्कृत के रिगार्डिंग। आचार्य वामन साहब ने ये माना कि जो विशिष्ट रचना है, गुण सहित, गुण के साथ में जो कोई विशिष्ट रचना है, उसका नाम ही रीति है, ठीक है। किताब इसलिए हाथ में लेनी पड़ रही है क्योंकि अब जो नामकरण वाला ये जो रीति शब्द की उत्पत्ति वाला जो मैटर है, बड़ा मुख्य है, बड़ा प्रमुख है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसलिए
कि आचार्य वामन जी ये मानते हैं कि कोई भी विशिष्ट रचना है काव्य के संबंध में, उसको हम रीति कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको रीति कहेंगे। ठीक है। पद संघटना है, किसी भी पद की संघटना करना। पद कब बनता है? कोई भी शब्द है जब वो वाक्य में पिरोया जाता है तो उसको हम पद कह सकते हैं। उसकी पद संघटना को हम क्या कहेंगे? वही रीति है। रीति का मतलब होता है व्यवस्थित तरीका। ऐसा आचार्य वामन कौन मानते हैं? सब आचार्य वामन। ठीक है। और व्याकरण के अनुसार, जो हिंदी व्याकरण मानते हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये रिंग धातु से बना हुआ शब्द है और इसलिए इसको रीति कहा गया। क्या कहा गया? रीति। व्याकरण के अनुसार, व्याकरण संबंध। ठीक है। और मध्ययुगीन कवियों ने इसका जो पर्याय ये बताया कि ये एक पंथ है। रीति का मतलब जैसे बोलते हैं ना हमारे रीति रिवाज, यानी ट्रेडिशनल जो पुराने चीजें हैं वो आ रही है, तो उन्होंने कहा एक पंथ है और उसके अनुसार किसी फॉर्मेट में एक कोई फॉर्मेट, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, इसके अंदर लिखने की कला को ही रीति कहा गया। जैसे कोई खाता है उस खाके में बिठाना, उसको हम रीति कहते हैं। ठीक है सर। अब देव ने कहा कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कवि भूषण ने कहा कि सुकविन हो की कछु कृपा समुची कविन कोपन। शिवराज भूषण नामक रचना लिखी, उसमें लिखा। और कवि चिंतामणि हुए, उन्होंने लिखा कि रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार। कवि कुलतुरु नाम का एक उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसके अंदर लिखा मिश्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग को कविता करने की रीति सिखलाते हैं। मानव संसार कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी और अमुक प्रकार के उपयोगी है। उन्होंने कहा कि कविता सिखलाने का जो तरीका है वह रीति है। ऐसा कौन मानता है? मिश्र बंधु जो भाई हुए, उन्होंने कहा कि कविता सिखाने का एक तरीका है, उसको रीति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रीति। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। जैसे समझाने की कोशिश करता, एक विशिष्ट रचना कोई भी हो उसको हम रीति कह सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग में गुणा कैसे करना है, तो इसको मैं कहूंगी मैं गुणा कर रहा हूं, जबकि गुणा नहीं है तो मैं बाकी कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं ये बाकी कर रहा हूं, घटा रहा हूं, तो ये तो घटाकार हो तो मैं गुणा कर रहा हूं। मतलब ये जो फॉर्मेट बना हुआ है बाकी का घटाने का, ये फॉर्मेट है, ये निशान लगा हुआ है, गुणा का ये फॉर्मेट है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से छंद और अन्य जो भी लक्षण ग्रंथ थे उनको लिखने का एक तरीका था, उनकी एक पद्धति थी, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि भाई इसमें इतनी, जैसे दोहे में होती है 13-11 मात्रा होती है, सोरठा में होती है 11-13 तो ये एक फॉर्मेट बना हुआ है। अगर 13-15 होगी तो हम उसको सोरठा नहीं कहेंगे, अगर 13-11 हो रहे तो हम उसको दोहा नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से एक पूरा का पूरा एक पद्धति है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर चलने की क्रिया को हम रीति कहते हैं। ऐसा आचार्यों ने माना है, ऐसा उन साहित्यकारों ने माना है जो इस प्रकार की रीति ग्रंथ लिख करके चले। ठीक है सर। अब रीति के 3 भाग हैं। रीति काल के जो कवि हुए उसमें रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। इस प्रकार से कवि जिन्होंने सिद्ध हस्तता प्राप्त कर ली उनको रीति सिद्ध कवि कहा गया, जिन्होंने जो रीति से मुक्त थे उनको रीति मुक्त कहा गया, और जो रीति के अंदर बद्धे हुए थे, इसके बिल्कुल नियमावली को लेकर के चलने वाले थे, उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया। तो रीति काल के कवियों की जो परिपाटी है वो 3 तरह की है। पहली है रीतिबद्ध कवि, दूसरे है रीति मुक्त कवि और तीसरे है रीति सिद्ध कवि। ठीक है सर। इनकी एक रीति काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ये कि श्रृंगार के ऊपर तो लिखा गया पर पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, 90% कह सकते हैं कि श्रृंगार के ऊपर लिखा गया। और श्रृंगार में भी वियोग, कौन से श्रृंगार को? वियोग श्रृंगार को यहाँ के कवियों ने भोगा, विरह को बहुत भोगा। घनानंद जी हुए,
ठीक है, बोधा हुआ, आलम हुआ, ठाकुर हुए, बहुत सारे जो हुए श्रृंगार के कवि, उन्होंने वियोग को भोगा। और रीतिकाल के कवियों की जो अत्यधिक जो प्रेमिकाएं थी, बहुत ज्यादा जो प्रेमिकाएं थी, वो वेश्याएं थी। वेश्याएं यहाँ की प्रेमिकाएं इनकी रही हुई हैं और श्रृंगार के ऊपर इन्होंने लिखा। और बहुत सारे कवि थे जिन्होंने महिलाओं के नारी चित्रण का वर्णन किया, नारी के मानसिक अंगों का वर्णन किया। ये रीतिकाल की विशेषता है। साथ साथ में कहीं कहीं पर नीति का पुट भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर ज्योतिष की बातें भी रीतिकाल में देखने को मिलेगी। और साथ साथ में श्रृंगार का जो बोलबाला है वो अत्यधिक है। पर इस काल के अंतर्गत एक ऐसे कवि हुए, एक ऐसा कवि आया जिनका नाम था भूषण। मूल नाम नहीं था, भूषण था। और इन्होंने वीर रस को अपना काव्य का चैप्टर बनाया और इन्होंने शिवराज भूषण, भूषण बावनी, इस प्रकार की रचनाएं लिखी, जिनके अंतर्गत इन्होंने वीर रस को उगाल के रख दिया। पूरा का पूरा वीर रस इन्होंने उड़ेल के अपनी लेखनी के अंतर्गत, जिस प्रकार से एक गर्म लोहा, तरल लोहा होता है, तरल पारा होता है, उसी प्रकार से इन्होंने वीर रस को तरलता के साथ में फैला करके बिल्कुल एक नए उफान पर रीति काव्यों को लाकर एक नई पहचान भूषण जी ने स्वयं को प्रदान की। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अनुसार कि इसी रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल कहेंगे। उत्तर का मतलब होगा बाद का, जैसे प्रथम पद, पूर्व पद, उत्तर पद, उसी प्रकार से उत्तर मध्यकाल। ठीक है, इसका विक्रमी संवत आपने देख लिया, ईस्वी संवत आपने देख लिया। और इसके शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के बारे में प्रश्न बन सकता है कि रीति शब्द की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से है, वो आप बताइए। तो इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली और आगे हम देखेंगे इसकी जो विशेषताएं क्या क्या है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेशक अच्छा लगा होगा और किस प्रकार से लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं भरत कोराड़ा लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।